राम राम भाई सारे भाइयों ने आज का इस लेक्चर में आप इलेक्ट्रोडायनामिक की जो लेक्चर सीरीज है इससे ने कंटिन्यू रखेंगे। और आज का अपना जो टॉपिक है वो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट के ऊपर होने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ भी लिया जाया करे, ठीक है। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन दो टाइप तो पूछ लिया करे, या तो गॉस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म पूछ लेगा या फिर गॉस लॉ की जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो पूछ लेगा, ठीक है। अब आज का इस लेक्चर में आप इंटीग्रल फॉर्म भी पढ़ाएंगे, डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ाएंगे, गॉस लॉ की जो कंडीशन है कि किस केस में आप गॉस लॉ अप्लाई कर सका, हाँ। और साथ ही आप यो भी पढ़ाएंगे कि गॉस लॉ की आप जरूरत क्यों पड़ी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी अपने पास कूलम्ब्स लॉ था, ठीक है। तो आप गॉस लॉ की जरूरत है क्यों पड़ी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो गॉस लॉ का बेसिक इंट्रोडक्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ के बारे में आपने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो गॉस लॉ का जो यूज है हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पा रहे थे। अब कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते थे? हम निकालते थे, मान लिया ये अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये कोई एक चार्ज पार्टिकल प्लेस कर दिया, ठीक है। चार्ज पार्टिकल क्यों बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो इस चार्ज पार्टिकल में इस फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? F इक्वल टू क्यू ई। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़े आराम से निकाल लेते। E इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने 4 पास से F बाय क्यू, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमने बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब कुछ केस में जो कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, वो केस कौन से हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब आपने 12th क्लास में केस पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी इक्वेटोरियल और एक्सियल की, ठीक है। तो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे इक्वेटोरियल केस का, ठीक है। इक्वेटोरियल केस में हम क्या करते थे, अपने पास ये कोई एक चार्ज है और एक डाइपोल का केस लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज लेके चलते थे इक्वेटोरियल के केस में, और फिर इसको इस टाइप से हम कंपोनेंट में ब्रेक करते थे। ये वाली डिस्टेंस हमने कुछ मान ली और ये इस टाइप से हम अगर ये एंगल थीटा है अपने पास तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब अगर मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ तो कंपोनेंट में ये क्या जाएगा, ये मैंने E1 बोल दिया, इसको मैंने E2 बोल दिया, तो ये आ जाएगा E1 cos थीटा और साथ में ये आ जाएगा E1 साइन थीटा। आई होप आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना आता होगा। ये क्या हो जाएगा E2 cos थीटा और ये आ जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक है। इस केस में हमने कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली थी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अभी तो चार्ज एक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मोर देन 2 चार्ज हैं, अब यहाँ पे मैं बहुत सारे चार्ज ले लूँ, बहुत सारे चार्ज लूँगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट में जब एक चार्ज के लिए कंपोनेंट में ब्रेक करना इतना मुश्किल था, तो बहुत इतने सारे चार्ज के लिए, मान लिया मेरे पास 10 चार्ज है तो 10 चार्ज के लिए कंपोनेंट में ब्रेक करना क्या हो जाएगा, और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए फिर आए थे अपने पास गॉस साहब, और गॉस साहब ने गॉस लॉ दिया था जिसकी हेल्प से हम बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, ठीक है। अब गॉस लॉ का आपको पता तो लग गया कि अब गॉस लॉ किस केस में, जब कूलम्ब्स लॉ के अंदर कुछ डिफिकल्टी आई तो उन डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम क्या लेके आए थे, गॉस लॉ। तो आपको आई होप इस क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया होगा कि हम गॉस लॉ, जो गॉस लॉ की जो जरूरत है वो अपने को क्यों पड़ी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम कौन से केस के अंदर गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए अपने पास कुछ कंडीशन भी होंगी। तो कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि अपने पास कोई सिमेट्रिकल बॉडी होनी चाहिए। सिमेट्रिकल बॉडी के ऊपर ही मैं गॉस लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। सिमेट्रिकल बॉडी बोले तो अपने पास कोई रोड हो सकती है, कोई रिंग हो सकती है, कोई डिस्क हो सकती है, कोई प्लेन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इन सब के ऊपर मैं गॉस लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई स्फेरिकल सिमेट्री के ऊपर हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्री पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई अपने पास प्लेन सिमेट्री है उसके ऊपर भी हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कोई चीज तो हम उसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बोल दे किसी आर्बिट्रेरी बॉडी के ऊपर, मान लिया मेरे पास ये कोई एक आर्बिट्रेरी बॉडी है और मैं बोल दूं इसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई करें, तो इस बॉडी के ऊपर हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो गॉस लॉ अप्लाई करने की पहली कंडीशन क्या है, अपने पास सिमेट्रिकल बॉडी होनी चाहिए। सिमेट्रिकल बॉडी में मैंने बता दिया कि कौन कौन सी बॉडी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस ये है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड केस ये है कि
किसी भी बॉडी के अंदर इनसाइड में टोटल चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए, टोटल चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी बॉडी में टोटल चार्ज जीरो है तो उस बॉडी के ऊपर में गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अभी ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि टोटल चार्ज जीरो नहीं क्यों नहीं होना चाहिए। या फिर मैं इसका एक केस बता देता हूँ। आपने गॉस लाइन मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ा होगा। गॉस लाइन मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या पढ़ते हैं आप? बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इस टाइप से पढ़ते हैं। ठीक, अब मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये जीरो के इक्वल क्यों होता है? इसका रीजन ये होता है कि अपने पास जो मैग्नेट है, मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अब मेरे पास ये कोई एक बॉडी है, अब इस बॉडी के अंदर मेरे को क्या रखनी पड़ेगी? कोई मैग्नेट का एक पोल तो मैं रख नहीं सकता इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्या रखना पड़ेगा मेरे को? पूरी मैग्नेट रखनी पड़ेगी। ये मैंने नॉर्थ पोल रखा, ये मैंने साउथ पोल रखा। अब नॉर्थ का जो इफेक्ट है वो साउथ क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। टोटल इनसाइड में चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज तो जीरो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अपने पास जो मोनोपोल है वो एग्जिस्ट करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज पोल भी हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज पोल भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक डाइपोल ले लेता हूँ, मान लिया यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक डाइपोल ले लिया, तो डाइपोल अगर मैंने ले लिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कैंसिल हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना आएगा? जीरो आएगा। तो डाइपोल का केस नहीं होना चाहिए। अगर डाइपोल का केस होता है तो वहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन ये है कि किसी भी बॉडी के इनसाइड में टोटल चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए। अगर टोटल चार्ज जीरो होगा तो उस बॉडी के ऊपर गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर टोटल चार्ज जीरो है तो जो फ्लक्स आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता लग गया कि गॉस लॉ को अप्लाई करने की कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, अब अगला जो टास्क है अपना वो गॉस लॉ को समझने का। अब गॉस लॉ के ऊपर चलने से पहले थोड़ा सा अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस। में यहाँ पे लिख देता हूँ ई फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग through a surface that is called electric फ्लक्स। अब ये तो क्या थी? अपने पास डेफिनेशन थी। अगर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकली मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं? फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, और सरफेस एरिया हमने क्या ले लिया? ds। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया से जा रही है। ठीक है, अब अगर मेरे को कंप्लीट निकालना है तो मैं उस कंप्लीट सरफेस का क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो ये आ जाएगा अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब गॉस साहब ने क्या बोला? गॉस साहब ने ये बोला कि किसी भी चार्ज का, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सोर्स चार्ज का, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सोर्स चार्ज का, क्योंकि अब ये किस लिए बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक सोर्स चार्ज। अपने पास जो सोर्स चार्ज है वो किस में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, जब कोई भी चार्ज रेस्ट में होगा तो उस चार्ज का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस चार्ज का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? चारों तरफ निकलेंगे। क्या बनाएगा? ये क्लोज सरफेस बनाएगा। ठीक है, अब मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट में, या फिर आपने स्पेस में कोई एक चार्ज कंसीडर कर लिया पॉजिटिव चार्ज, तो अपने को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हम आउटवर्ड लेके चलते हैं। ठीक है, अब आउटवर्ड लेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा एक क्लोज सरफेस बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या निकलेंगे? आउटवर्ड निकलेंगे। अब मान लिया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, इसने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ds कवर किया। ठीक है, अब इसका टोटल टोटल फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ds। ये तो स्मॉल अमाउंट का निकाला है, अब कंप्लीट का निकालना है तो इस पूरे सरफेस का ये क्या बनाएगा? एक क्लोज सरफेस बनाएगा। तो इस पूरे क्लोज सरफेस का मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन। ठीक है, और बीच में ये मैंने जो सर्कल बना रखा है ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज सरफेस को। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब ये किसी सोर्स चार्ज का या किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सोर्स चार्ज का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किसके इक्वल होगा? उस जो क्लोज सरफेस है अपने पास, उसके इनसाइड में टोटल चार्ज कितना है? क्यू। ठीक है, और 1/ε0 टाइम के वो इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा क्यू इनसाइड। ठीक है, और डिवाइड बाय ε0। तो ये गॉस साहब ने गॉस लॉ दिया। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है और इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन लिख रखा है वो हमने क्या लिख रखा है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस।
ठीक है। अब एक पॉइंट और मेरे को थोड़ा सा ध्यान आता है, यहाँ पे अपने पास जो क्लोज सरफेस है या फिर जो फ्लक्स है, हम ये बोल सकते हैं जो फ्लक्स है वो सरफेस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, किसी भी पॉइंट चार्ज का या किसी भी चार्ज का या किसी भी सोर्स चार्ज का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और वो चार्ज किस में रखा है, वैक्यूम के अंदर रखा है। अब मान लिया चार्ज यहाँ पे वैक्यूम में नहीं रखा है, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे। ठीक है, वहाँ पे उस केस में उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है। तो किसी भी चार्ज का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, 1/ε0 टाइम के इक्वल होगा, और क्यू जो चार्ज है उस इनसाइड उस क्लोज सरफेस के अंदर उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं E.ds इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, गोस लॉ हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन ये लिख रखी है, अकॉर्डिंग टू गोस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी सरफेस से अगर पास हो रही है तो वो किसके इक्वल होंगी, वो इक्वल होंगी 1/ε0 टाइम और चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, ये हमने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके बता दिया। अब जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, फ्लक्स तो इक्वल है अपने पास E.ds के, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फाइव जो टोटल फ्लक्स है उसको क्या लिखा है, E.ds, और ये आ जाएगा Q/ε0। ठीक है, अब ये जो Q है ये Q इनसाइड है। ठीक है, या फिर हम Q एनक्लोज भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद गोस लॉ को अप्लाई करने की कंडीशन दे रखी है, अपने पास स्फेरिकल सिमेट्री होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होनी चाहिए, या फिर जो प्लेन सिमेट्री है वो होनी चाहिए। ठीक है, अगला केस हमने ये दे रखा है कि किसी भी अगली जो कंडीशन है वो क्या होगी कि किसी बॉडी के अंदर टोटल चार्ज 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप कंडीशन के अंदर लिखेंगे। अब अगला जो अपना टास्क है उस टास्क के अंदर हम क्या करेंगे, जो गोस लॉ है, गोस लॉ के इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से बता दें, पहले हम इंटीग्रल फॉर्म पढ़ें या फिर हम डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ें। ठीक है, तो पहले हम इंटीग्रल फॉर्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रल जो फॉर्म है वो हम अगले सेक्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल फॉर्म क्या हो जाएगी गोस लॉ की, ये हमने गोस लॉ का यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ठीक है, साथ में यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लेके चलेंगे, एक जो हमने एरिया लिया इस एरिया का यूनिट वेक्टर लेंगे, एक ये जो अपने पास ई है इस ई का भी हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे आर कैप। ठीक है, और जो दो यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना हो जाएगा, अपने पास 1 हो जाएगा। इसको हमने पहले ही सिमटा दिया। तो जो इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म क्या हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, ये वाली जो फॉर्म है वो अपने पास इंटीग्रल फॉर्म है। इस इंटीग्रल फॉर्म को हम अभी प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, अपने पास कोई एक चार्ज है और उस चार्ज से ये जो दूरी है वो हमने r बोल दी, और जिस सरफेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक, और ये एक टाइप का इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक, अब हमने क्या लिया, जो फ्लक्स है वो अपने पास क्या है, फ्लक्स है अपने पास, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, और यहाँ पे है इक्वल टू फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है अपने पास, फाई इक्वल टू E.ds और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक है, ई यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं यहाँ पे बाहर निकाल लूँगा, और ई की वैल्यू क्या आती है अपने पास, K/r²। ये होती है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में या फिर अपनी 12th क्लास में भी निकाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, K/r²। तो ई क्या है, कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया K/r²। ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका होगा अपने पास, ds का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब जो सरफेस एरिया है ds, अगर ds की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास ds की वैल्यू होती है r² sin थीटा और d थीटा और d फाई, ये वाली अपने पास ds की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा K और साथ में हमने डिवाइड बाई r², और ये r² sin थीटा d थीटा और d फाई, और जो यूनिट वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने पहले ही सिमटा दिया। r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन थीटा और फाई, तो मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में होगा और एक बार फाई के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हम सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, के की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0। ठीक है, और ये क्या हो यहाँ पे एज इट इज, और इंटीग्रेशन एक थीटा का और एक फाई का। ठीक है, अब दोनों की लिमिट रखेंगे, एक बार थीटा की लिमिट लेके और एक बार फाई की। थीटा की लिमिट 0 से पाई होती है और फाई की लिमिट क्या होती है, 0 से लेके 2 पाई होती है। ये आ जाएगा अपने पास साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक ही स्टेप में दोनों का कर देता हूँ मैं, 2πε0। डी फाई का करूँगा तो ये आ जाएगा फाई और 0 से लेके 2 पाई।
ठीक है। साइन का करूँगा तो साइन का क्या होता है अपने पास माइनस कोस होता है, तो ये मैंने लिख दिया माइनस कोस, और लिमिट क्या है 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, ठीक है। यहाँ पे थीटा भी आएगा, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूँ तो ये तो क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, तो लोअर लिमिट में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ये आ गया 2 पाई अपने पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या है थीटा क्या रखेंगे पाई, तो कॉस पाई, ठीक है। और साथ में क्या आएगा माइनस लोअर लिमिट क्या है कॉस 0। अब कोस पाई कितना होता है अपने पास, ये भी 1 हो जाएगा और ये वाली टर्म भी अपने पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा क्यू इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाली हमने क्या निकाल ली डिफरेंशियल फॉर्म निकाल ली, ठीक है। अब अगले सेक्शन के अंदर जो इसकी सॉरी ये वाली जो हमने निकाली है वो इंटीग्रल फॉर्म है, अगले सेक्शन में हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे। तो डिफरेंशियल फॉर्म जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो इंटीग्रल फॉर्म है ए डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी अपने पास रो इक्वल टू क्यू बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये थी। अब अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालने लग जाऊँ तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ये स्मॉल क्यू ले लेते हैं क्योंकि यहाँ भी स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी क्यू इनसाइड इक्वल टू इंटीग्रेशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा रो, इसको उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो आ जाएगा डीवी, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला, स्टार्टिंग में हमने डी क्यू लिया, डी क्यू इसको उठा के उस तरफ लेके चले गए तो क्या आ जाएगा रो डीवी आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो क्यू इनसाइड इक्वल टू ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो पुट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर रखा, इंटीग्रेशन वी और रो डी वी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन है, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है इसको भी हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर लें। अब इसके लिए हम यूज करेंगे किसका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डेल डॉट, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ dv और इक्वल टू ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम इंटीग्रेशन v रो dv, ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब dv यहाँ पे भी है, dv अपने पास है, यहाँ पे भी है। अब क्या करते हैं, ये वाली जो कंप्लीट टर्म है ना, मैं इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चला जाऊँ तो क्या आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई, और साथ में क्या है dv अपने पास उधर जाएगा तो ये कंप्लीट टर्म माइनस में हो जाएगी, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v रो dv इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है अपने पास dv है, यहाँ पे भी अपने पास dv है, तो dv अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस का साइन और रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और बाहर हमने क्या निकाल लिया dv को हमने बाहर निकाल लिया और इक्वल टू क्या रख दिया 0 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो dv है वो तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो ये जो बाकी की जो टर्म है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है अपने पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। आई होप आपको जो गॉस लॉ है वो समझ आया होगा, इसकी इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। अगर इसके अंदर से कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।